हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टीडीएल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बैंक इंपोर्ट टूल। बैंक इंपोर्ट में क्या होता है कि एक्सेल फॉर्मेट में किसी भी बैंक का स्टेटमेंट हम टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट एक्सेल फॉर्मेट का कोई भी हो, चाहे एचडीएफसी हो, आईसीआईसी हो, एसबीआई हो, हर बैंक का एक्सेल फॉर्मेट अलग अलग होता है। किसी में डेबिट और क्रेडिट का अलग अलग कॉलम होता है, डिपॉजिट और विड्रॉल अमाउंट का अलग अलग कॉलम होता है, किसी में डिपॉजिट और विड्रॉल अमाउंट का एक ही कॉलम होता है। तो चाहे किसी भी फॉर्मेट में बैंक स्टेटमेंट हो, अगर हमने एक्सेल में बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर रखा है तो वो एक्सेल का बैंक स्टेटमेंट हम टैली में इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। जनरली हम बैंक से जब इस बैंक की एंट्री एक्सेल फॉर्मेट की अगर टैली में इंपोर्ट करते हैं तो वो सस्पेंस अकाउंट के अंदर जाती है, क्योंकि हमें उस समय लेजर का मेंशन नहीं किया हुआ होता है। लेकिन इस टूल के अंदर एडवांस खास बात यह है कि हम लेजर का मैपिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम लेजर को मेंशन कर सकते हैं जो नरेशन में सर्च की है। जैसे नरेशन के अंदर विवेक कुमार लिखा हुआ है तो आपने विवेक कुमार के आगे सर्च स्क्रीन में लगा दिया कि विवेक कुमार नाम का नरेशन अगर आता है तो उसके एंड उसकी एंट्री पर्टिकुलर इस लेजर में जानी चाहिए, ऐसा हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम टूल को लोड कर दिया है। टूल को लोड करने के बाद में आपके गेटवे ऑफ टैली पे ये देखो ऑप्शन आ गए, बैंक स्टेटमेंट क्लियरेंस, इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट और सर्च की मास्टर। अभी हम चलते हैं पहले बैंक स्टेटमेंट के लिए बैंक लीजर में। मैं बैंक लीजर, जैसे मेरा कोटक डबल और कोटक सिंगल दो अकाउंट बनाए हुए हैं। यहाँ पे मेरा जो बैंक का अकाउंट है कोटक सिंगल, इस पे मैं गया हूँ। यहाँ एक ऑप्शन आता है अपडेट इंपोर्ट स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन। आपको इसके अंदर जाना है और इसको यस कर देना है। इसको यस करते ही आपको यहाँ पे स्टेटमेंट की पूरी डिटेल्स जो है आ जाएगी कि आपको यहाँ पे फीड करना है कि किस लोकेशन पे आपके एक्सेल की फाइल पड़ी है। यहाँ ये लोकेशन पे मेरी एक्सेल की फाइल पड़ी है, तो मैं इस लोकेशन को ओपन कर देता हूँ एक बार। इस लोकेशन को ओपन करने पे ये मेरी एक्सेल की फाइल पड़ी है। अब यहाँ मेरी ये एक्सेल की फाइल है जो मैंने बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड किया है। यहाँ पर बैंक का स्टेटमेंट जो है ये मेरा एक्सेल से डाउनलोड किया हुआ है। इस एक्सेल से डाउनलोड किए हुए स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे लोकेशन दे दी है, फाइल का नाम दे दिया, शीट का नाम भी दे देना है अगर आपको शीट का नाम है तो। वैसे कोई कंपल्सरी नहीं है शीट का नाम देना। उसके बाद में यहाँ पे कह रहा है इंक्लूड हेडर। मैंने कहा हाँ इंक्लूड हेडर इन्फॉर्मेशन, मुझे हेडर की इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी है। अब हेडर मेरा किस लाइन से शुरू होता है वो देखना है। यहाँ पे देखो मेरे हेडर की रो नंबर शुरू हो रही है एक से। एक नंबर पे मेरा हेडर शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने एक नंबर ही दे दिया है। कई बार बैंक स्टेटमेंट में हेडर की इन्फॉर्मेशन यहाँ नीचे आती है, बाकी इन्फॉर्मेशन ऊपर दिया अकाउंट की इन्फॉर्मेशन। तो जहां से आपका ये टाइटल शुरू होता है वहीं से आपकी लाइन देनी है, उसके आगे से ही आपको लाइन देनी है। तो ये हेडर इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे दी है। हेडर इन्फॉर्मेशन में मैंने बता दिया कि भाई मेरा एक नंबर रो से शुरू हो रहा है। अब डेबिट क्रेडिट साइड देखिए, मेरे इस बैंक स्टेटमेंट के अंदर डेबिट और क्रेडिट का एक ही कॉलम दिया हुआ है और यहाँ पे मेंशन किया कौन सी एंट्री क्रेडिट है कौन सी एंट्री डेबिट है। तो इस कंडीशन में मैंने यहाँ पे डेबिट क्रेडिट के लिए अलग से कॉलम नहीं है, तो यहाँ पे मैंने सिंगल अमाउंट कॉलम लिखा है। अब डेट का कॉलम यहाँ पे देखो बी है, ये बी डेट का कॉलम हो गया। नरेशन का कॉलम, ये मेरा नरेशन है, डिस्क्रिप्शन है जो मेरा नरेशन है वो सी कॉलम है। उसके बाद में चेक नंबर का कॉलम, चेक नंबर का कॉलम मेरा डी कॉलम है। उसके बाद में डेबिट क्रेडिट ऑप्शन कॉलम, ये जो एंट्री है अमाउंट की वो डेबिट है या क्रेडिट है, उसके ऑप्शन का कॉलम हमारा एफ में दिया हुआ है कि कौन सी एंट्री डेबिट है कौन सी एंट्री क्रेडिट है। ये मैंने यहाँ पे दे दिया है। फिर डेबिट क्रेडिट अमाउंट कॉलम, ये मेरा ई कॉलम में दिया हुआ है तो मैंने ई कॉलम मेंशन कर दिया। उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस कॉलम, क्लोजिंग बैलेंस कॉलम में आपको यहाँ पे जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है उसका कॉलम देना जरूरी है और ये कंपलसरी है, तो हमने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस का कॉलम भी दे दिया है। इसके बाद में ऑप्शन दिया है लेजर नेम कॉलम। अगर आप यहाँ पे मैनुअली टाइप करके लेजर का नाम मेंशन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ये वहां से उस लेजर नेम को पिक कर लेगा। बट अगर आप इसे नहीं डालते हो तो भी चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे इसको मैपिंग नहीं करेंगे और उसको हम लेजर की सर्च की के थ्रू मैपिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने ये सारे सेटअप कर लिया है। ये मेरा सिंगल लेजर का सेटअप है। अभी अगर मैं इसके डबल लेजर पे जाता हूं तो देखो डबल लेजर के सेटअप में क्या होता है। डबल लेजर के सेटअप का भी मैं फाइल आपके सामने ओपन कर देता हूं। ये मैंने डबल लेजर का ओपन कर दिया है। ये डबल लेजर के अंदर देखो, यहां डबल लेजर के अंदर डेबिट और क्रेडिट के लिए अलग अलग अमाउंट कॉलम दिया हुआ है। डेबिट और क्रेडिट के लिए अलग अलग अमाउंट कॉलम दिया हुआ है, इसलिए ये डबल लेजर वाला हो गया। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, वही वापस बैंक का लोकेशन दे दिया। यहाँ 13 नंबर रो से देखो शुरू हो रहा है, 13 नंबर रो से टाइटल शुरू हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको 13 नंबर दिया है। 13 नंबर के बाद में ये बैंक की एंट्री को पकड़ेगा। इससे पहले ये सारी इंफॉर्मेशन है जो
सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। तो 13 नंबर रॉ से ये पकड़ रहा है। फिर यहाँ पे मैंने डबल दे दिया, वही अमाउंट का कॉलम सी पे है, सॉरी डेट का कॉलम सी पे आ गया। उसके बाद में डी पे नरेशन का कॉलम है, ये डी पे देखो नरेशन का कॉलम, चेक नंबर का कॉलम ई पे है, चेक नंबर का कॉलम ई पे हो गया। उसके बाद में डिपॉजिट अमाउंट का कॉलम जी पे है, ये जी पे मेरा डिपॉजिट अमाउंट, क्रेडिट साइड जो होती है बैंक की वो अपने लिए डिपॉजिट होती है और डेबिट साइड विड्रॉल होती है। और एफ पे मेरा विड्रॉल कॉलम है और एच पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस का कॉलम है। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने लेजर का नाम भी दे रखा है, यहाँ पे मैंने लेजर का नाम एबीसीसी और एलएमएन दे दिया है। ये लेजर मेरा ऑलरेडी लेजर में बने हुए हैं, देखो लिस्ट में। अभी ये लेजर मेरा ऑलरेडी मेंशन है, इसके अंदर मैंने लेजर का नाम कॉलम दे रखा है, सिंगल वाले में मैंने लेजर का नाम का कॉलम नहीं दिया था। अब हम यहाँ पे दोनों तरह के लेजर स्टेटमेंट को इंपोर्ट करेंगे, तो मैंने इसको सेव कर लिया है। अभी मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बैंक के लेजर को कॉन्फ़िगर कर दिया है। जैसा बैंक स्टेटमेंट होता है वैसे एक चीज का ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर बैंक का स्टेटमेंट 13 नंबर कॉलम से स्टार्ट हो रहा है तो जब भी आप बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करोगे उसका जो टाइटल है वो 13 नंबर से ही शुरू होगा। ये भी एक खास बात है। दूसरी खास बात यह है कि अगर हमने बैंक स्टेटमेंट के थ्रू एक बार एंट्री इंपोर्ट कर ली है तो वापस अगर हम उसी फाइल को लोड करेंगे तो वो एंट्री डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगी। एक बार एंट्री हो जाएगी तो वो वापस हमारे डुप्लीकेट एंट्री नहीं करेगा। इससे हमारे गलती होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं स्कूल में। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने बैंक को कॉन्फ़िगर कर लिया। अब यहाँ पे हम इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट में जाएंगे। अभी जैसे मैं कोटक डबल वाले बैंक को लेता हूँ, कोटक डबल वाले बैंक में मैंने जैसे गए तो यहाँ पे मेरे सामने इंपोर्ट लेजर्स आ गए। यहाँ मेरा कोटक डबल बैंक का ये पूरा डिटेल्स आ चुका है। अभी देखिए यहाँ पे क्या चीज हो रही है, यहाँ मेरे नाम के आगे जो कैश है और राजा मनी का नाम आ रहा है वो कैसे आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। सर्च की दे रखी है, देखो सर्च की यहाँ पे मैंने दे रखी है, यहाँ पे मैंने सर्च की कुछ दे रखी है, वो देखते हैं सर्च की मैंने क्या दी है। देखो अगर किसी भी नरेशन में गणेश लिखा होगा तो ग्रेस इंजीनियरिंग में जाएगा, हनुमंता लिखा है तो बैंक चार्जेस में जाएगा, इंटरेस्ट कलेक्टेड लिखा हो तो बैंक चार्जेस में जाएगा, पीसीआई लिखा हुआ है तो कैश में जाएगा, मानिक राजा लिखा हो तो राजा मनिक में जाएगा, मेहुल कुमार है तो मेहुल कुमार में जाएगा, विकास है तो विकास टेक्सटाइल में जाएगा, सुरेश सुरेश कुमार में जाएगा, इंटरेस्ट पेड बैंक चार्जेस में जाएगा, चार्जेस बैंक चार्जेस में। इसी तरह से आप और भी कुछ लिख सकते हो, जैसे यूपीआई है, अगर और भी कोई वर्ड लिखा हुआ है और आप चाहते हो कि वो नरेशन का पर्टिकुलर वर्ड पर्टिकुलर उसी एंट्री में जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये जैसे पीसीआई की एंट्री है, पीसीआई की एंट्री से मैंने इसको कैश में ले लिया है, मनिक की एंट्री मैंने इसको कैश में सॉरी राजा मनिक में ले लिया है। तो और भी अगर आपको कोई नरेशन है, पर्टिकुलर नरेशन के अंदर कोई वर्ड है, जैसे मैंने लिख दिया चार्जेस, ये चार्जेस नाम का अगर कहीं पे भी लिखा हुआ आता है तो वो मेरे बैंक चार्जेस में जाना चाहिए। तो नरेशन जो है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर स्टेटमेंट की डिस्क्रिप्शन जो एक्सेल के स्टेटमेंट है उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर कहीं पे भी चार्जेस लिखा होगा वो बैंक चार्जेस के अंदर जाएगा। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कुछ यूनिक की को यूज कर सकता हूँ जो भी मेरे नरेशन के अंदर कॉमनली आता है, और बार बार मुझे वो सस्पेंस में नहीं डालना है, और पर्टिकुलर जो लेजर मेंशन कर दिया उस लेजर के अंदर वो एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल वाली एंट्री जो है उसको हम वापस लेते हैं। तो यहाँ पे वापस हम इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट में गए, ये डबल वाला बैंक सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे वो स्टेटमेंट इंपोर्ट हो जाएगा। अब स्टेटमेंट की सारी एंट्री यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है। देखो आर मानिक राजा नाम की जो एंट्री थी वो मानिक राजा में जा रही है, और पीसीआई नाम की जो एंट्री है वो कैश में मैंने दिखा रखा था वो कैश में जा रही है। अब यहाँ पे भी अगर मुझे पर्टिकुलर, जैसे मान लो यहाँ पे मेरी 100 एंट्री है, मैं इसको नहीं डबल नहीं सिंगल वाली एंट्री कर लेते हैं, इसको मैं सिंगल में कर लेता हूँ, बाद में डबल वाला बता देंगे। सिंगल वाली में नंबर ऑफ एंट्री ज्यादा इसलिए हम इसे ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ये सिंगल वाली एंट्री वाले ऑप्शन को मैंने यस कर दिया। अब यहाँ पे देखो इस स्टेटमेंट में कितनी सारी एंट्री आ गई, ये सारी एंट्री आ गई, जो भी मेरी स्टेटमेंट में एंट्री थी वो सारी की सारी आ चुकी है, ये सारी की सारी एंट्री मेरी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है। अभी देखते हैं इसके अंदर, देखो मानिक राजा नाम की जो एंट्री है वो राजा मानिक में जा रही है, पीसीआई नाम की जितनी भी एंट्री है, देखो पीसीआई जिसमें भी लिखा हुआ है नरेशन के अंदर वो सारी की सारी कैश के अंदर जा रही है। अभी देखो सुरेश कुमार की एंट्री मैंने सुरेश कुमार में ले ली, विकास जिंदल नाम की एंट्री मैंने विकास टेक्सटाइल में ली है, मेहुल कुमार की एंट्री मैंने मेहुल कुमार ले ली है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे लेजर को मेंशन कर सकता हूँ। तो पर्टिकुलर नरेशन में अगर वो नाम होगा तो उसके लिए जो मैंने लेजर सेलेक्ट किया है वो वहां पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी जैसे ये यूपीआई लिखा हुआ है तो ये वाली एंट्री मैंने किसी में भी नहीं ली है तो ये सस्पेंस में आ रही है। तो जिसका मैंने मेंशन नहीं किया है वो एंट्री ऑटोमेटिक ही सस्पेंस में आ रही है। इसके अलावा बाकी सारी एंट्रियां जो मैंने लेजर मेंशन किया उसके अंदर रिफ्लेक्ट कर रही है। ये लेजर कहां से आ रहा है, जो कि मैंने सर्च की लगाई थी नरेशन के अंदर, जो भी मेरी सर्च की लगाई हुई है उसके अगेंस्ट में जो भी लेजर मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है
वो लेजर ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा। मुझे बार बार हर वक्त स्टेटमेंट के अंदर लेजर रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, यहां से वापस इसको जाते हैं और इस एंट्री के अंदर इसको ओपन कर देते हैं। अब फर्स्टली क्या होगा कि ये पूरे बैंक स्टेटमेंट को लोड करेगा। ये एक्सेल का पूरा बैंक स्टेटमेंट इसने लोड कर दिया है। अब हमें क्या देखना है कि मान लो जो सस्पेंस की एंट्रियां हैं, अभी मुझे केवल मान लो सुरेश कुमार की एंट्रियां करनी है, बाकी एंट्री अभी मुझे नहीं करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सुरेश नाम लिखूंगा। अभी सुरेश नाम लिखते ही केवल मेरे सामने सुरेश की ही एंट्री खुलेगी। ये देखो सुरेश की एंट्री ओपन हो रही है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि सुरेश की एंट्री ओपन होते समय यहाँ पे मैं अगर उसका बिल टू बिल पेमेंट क्लियर करना चाहूँ तो बिल टू बिल पेमेंट भी क्लियर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं बिल एलोकेशन की स्क्रीन भी मेरे सामने ओपन होती है। अगेंस्ट रेफरेंस में मैं किसी बिल को क्लियर करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, और अगर नहीं करना तो एंड ऑफ लिस्ट करके उसको आगे बढ़ सकता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको एंटर किया तो ये सुरेश कुमार की 3 एंट्रियां मेरे सामने हो जाएगी, और बाकी एंट्रियां वैसे की वैसी पेंडिंग रहेगी। अभी देखो सुरेश कुमार की एंट्री हो गई, तो अब सुरेश कुमार की कोई भी एंट्री यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सुरेश कुमार की नरेशन की एंट्री मैंने कर ली है। तो एक बार अगर आपने कोई बैंक स्टेटमेंट के थ्रू एंट्री कर ली, ये देखो सुरेश कुमार की सारी एंट्रियां हो गई है। सुरेश कुमार का लेजर भी मुझे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो मैंने वहां से मैं यहाँ सर्च की के अंदर मैंने सुरेश कुमार का मेंशन कर रखा था कि सुरेश का है जो सुरेश कुमार में जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सारी एंट्रियां सुरेश कुमार के अंदर जा रही है। 3 एंट्रियां थी जो सुरेश कुमार में जा चुकी है, बाकी एंट्री अभी पेंडिंग है। तो जब भी आप वापस बैंक स्टेटमेंट लोड करोगे तो सुरेश कुमार की एंट्री को छोड़ के बाकी सारी एंट्री आपके सामने आ जाएगी। तो जो एंट्री मैंने एक बार इंपोर्ट कर ली वो रिपीट नहीं होगी। अब मैंने तय किया कि ये सारी एंट्री मुझे इंपोर्ट करनी है। तो अगर आपको सारी एंट्री इंपोर्ट करनी है तो आप नरेशन का कोई फिल्टर मत लगाओ, केवल यहाँ पे आप आ जाओ और कंट्रोल एंड दबा दो। कंट्रोल एंड दबाते ही आपकी सारी एंट्रियां देखो यहाँ पे डिटेल्स में आ चुकी है। यहाँ आपके सामने सारी एंट्रियां जिस जिस लेजर में है वो लेजर के नाम अपना आप यहाँ पे मेंशन हो चुके हैं। आप बस यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए और सारी एंट्री आपके रिलेटेड अकाउंट्स के अंदर ऑटोमेटिक चली जाएगी। अगर आपको बिल टू बिल कोई एंट्री क्लियर करनी है तो उस एंट्री के ऊपर जाके आप वहां पे उसको अगेंस्ट रेफरेंस में क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ एक ही स्टेटमेंट के अंदर हम मल्टीपल काम कर सकते हैं। हम बिल पेमेंट को क्लियर कर सकते हैं, बिल रेफरेंसेस को क्लियर कर सकते हैं। साथ में हम एक बार सर्च की के अंदर जो भी मैंने सर्च की है उसके थ्रू लेजर मैपिंग कर दिया, वो लेजर अपना आप यहाँ पे सेट हो जाता है। और देखो अब यहाँ पे सारी एंट्री इंपोर्ट हो चुकी है, तो वापस रिपीट भी नहीं हो रही है। अब अगर मैं जब भी इस बैंक स्टेटमेंट को लोड करूंगा मेरी कोई भी एंट्री रिपीट नहीं होगी। देखो खाली आ रहा है। अब मैं मान लो डबल वाला बैंक स्टेटमेंट लोड करता हूँ, यहाँ पे मेरी ये वाली एंट्री है, तो इसमें केवल 2 एंट्री है, इस स्टेटमेंट में केवल 2 ही एंट्री है। तो सामने 2 एंट्री कर रहे हैं, मैं मान लो इनको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इनको इंपोर्ट करने के बाद में अब ये भी एंट्रिया जो है वापस रिपीट नहीं होगी। ये हो गई एंट्री, अभी देखो ये रिपीट नहीं हो रही है। तो यहाँ आपने देखा कि ये सारी एंट्रिया मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट कर ली है। ये देखिए सारी एंट्रिया सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। अब इसके बाद में अगर मुझे मान लो सस्पेंस में कोई एंट्री है, अब उनको क्लियर करना है, तो यहाँ पे मेरा बैंक स्टेटमेंट क्लियरेंस नाम का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे मैं जैसे मान लो सस्पेंस अकाउंट ले लेता हूँ, और उसमें भी पर्टिकुलर किसी एक बैंक का लेना है या सारा का लेना है वो मैं सब ले सकता हूँ। जो भी बैंक का मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये सस्पेंस में मेरी सारी एंट्रियां आ चुकी है। अभी ये सस्पेंस में एंट्री आ चुकी है। मान लो अब मुझे यहाँ पे सर्च करना है तीर्थ की, तो मैं यहाँ पे नरेशन फिल्टर लगा दिया तीर्थ। तो तीर्थ नाम की मेरी ये एंट्री है। अगर मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर नरेशन लगा दिया तीर्थ, तो तीर्थ नाम की एंट्री आ गई है। अगर मैं कोई और नरेशन लगाना चाहता हूँ, जैसे कोई कॉमन नरेशन लगा लेते हैं, यूपीआई नाम से नरेशन लगा लेते हैं, मान लो ये यूपीआई नाम का नरेशन है, ये मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया। यूपीआई नाम से नरेशन में ये सारी एंट्री आ रही है। अभी मैं मानता हूँ कि इन सारी एंट्री को मुझे कैश में लेना है, तो मैंने ये इनको सेलेक्ट कर लिया और रिप्लेस लेजर के ऊपर जाके यहाँ पे कैश सेलेक्ट सस्पेंस अकाउंट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये सारी एंट्री कैश में चली जाएगी, सस्पेंस अकाउंट से हटके कैश में चली जाएगी। अभी यहाँ सस्पेंस अकाउंट में कोई एंट्रिया नहीं रही है। अब मान लो मुझे कोटक बैंक के अंदर जाना है और यहाँ पे ये सारी एंट्रियां मेरे सामने आ चुकी है। अब यहां मुझे कोई लेजर अल्टर करना है या वाउचर अल्टर करना, मान लो कि यहाँ पे कैश नाम की जितनी भी एंट्रियां हैं उनको मुझे कॉन्ट्रा में लेना है, तो मैं इन एंट्रियों को सेलेक्ट करके इनको कॉन्ट्रा में ले सकता हूँ। इन सारी एंट्रियों को मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे फिल्टर लगा लेता हूँ। ये सारी एंट्री कैश की है, इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे मान लो इनको कॉन्ट्रा में कन्वर्ट करना है,
तो यहाँ पे सेट वाउचर टाइप में गए और ये कैश से रिलेटेड एंट्री है, इनको कॉन्ट्रा में मैंने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे जैसे मैं कॉन्ट्रा सेलेक्ट करूंगा, ये सारी कैश की एंट्री ऑटोमेटिक कॉन्ट्रा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो पेमेंट में एंट्री थी या रिसिप्ट में एंट्री थी वो ऑटोमेटिक क्या होगी, कॉन्ट्रा में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो ये सारी एंट्री कॉन्ट्रा में कन्वर्ट हो चुकी है। अब कैश से रिलेटेड देखो सारी एंट्री कॉन्ट्रा में कन्वर्ट हो गई। तो पहले स्टेप में मैंने बताया था कि अगर पर्टिकुलर नरेशन का फिल्टर लगाते हैं सस्पेंस के अंदर और उस सस्पेंस अकाउंट को हमें रिप्लेस करना है, तो मैं जो सस्पेंस अकाउंट को जिस लेजर से रिप्लेस करना चाहता हूँ वो लेजर का नाम दूंगा, उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। अब मान लो मुझे यहीं से मैंने यहाँ पे कुछ 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 एंट्री ऐसी होती है कि मुझे सारी एंट्री सस्पेंस की जो है वो एक पर्टिकुलर लेजर से क्लियर नहीं करनी है, और मैं चाहता हूं कि यहीं से मैं उनकी एंट्री को एडिट कर दूं, तो वो भी मैं कर सकता हूं। जैसे मान लो ये सुरेश कुमार राजा, सुरेश कुमार की दो एंट्रियां मुझे सुरेश कुमार में नहीं और सुरेश टेक्सटाइल में लेनी थी, तो मैं यहाँ पे इनको चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे रिप्लेस नरेशन का तो ऑप्शन, रिप्लेस लेजर का तो ऑप्शन दे ही रखा है कि मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और रिप्लेस नरेशन में जाके यहाँ पे सुरेश कुमार करके और यहाँ पे कोई दूसरा लेजर है उसको मैं डाल सकता हूं। जैसे यहाँ पे सुरेश टेक्सटाइल कर देता हूं मैं, ये सुरेश टेक्सटाइल नाम का लेजर मैंने बना दिया। अभी अगर मैं सुरेश कुमार को सुरेश टेक्सटाइल से चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बट अगर मुझे इनको यहीं से चेंजेस करना है तो मैं यहाँ पे अल्टर लेजर का भी ऑप्शन दे सकता हूँ। अल्टर लेजर का ऑप्शन देने से क्या होगा कि अब मैं यहाँ पे कोई भी लेजर को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने सुरेश कुमार की जगह सुरेश टेक्सटाइल ले लिया, ये वाली एंट्री मैंने कर ली। इसके बाद में ये मान लो एंट्री सुरेश कुमार की एकदम सही है, मैंने इसको छोड़ दिया। इसके बाद में राजा मनिक की एंट्री एकदम सही है, छोड़ दिया। अब मान लो ये कैश की एंट्री, ये भी ये कैश की जगह बैंक की थी, तो मान लो मैं यहाँ पे कोटक सिंगल है, ये कोटक डबल ले लिया। कोटक सिंगल का तो हो ही गया, ये कोटक सिंगल से कोटक डबल वाले बैंक में चला गया। इस तरह से यहाँ पे मैं कुछ भी लेजर को पर्टिकुलर चेंज करना चाहूँ तो वो चेंज कर सकता हूँ। विकास टेक्सटाइल की एजेंसी सही है। अब मान लो बाकी एंट्री एकदम सही है तो मेरे को उनको नहीं छेड़ना, तो मैंने इनको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लिया। तो देख लो आप सुरेश टेक्सटाइल की एंट्री चली गई। यहाँ पे जो कोटक यहाँ पे जो दूसरी एंट्री थी वो देखो ऑटोमेटिक कोटक डबल में चली गई। तो जिस नाम को मैंने चेंज किया है वो ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज हो गया है। तो यहाँ अल्टर लेजर के थ्रू भी हम पर्टिकुलर उस एंट्री में भी जाके उनको चेंज कर सकते हैं, यहीं से हम चेंज कर सकते हैं। तो लेजर रिप्लेसमेंट करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शन मैंने बताए हैं। पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि नरेशन का फिल्टर लगा के आप जैसे यहाँ पे नरेशन का फिल्टर लगाएंगे, ये नरेशन का फिल्टर लगाया, यूपीआई नाम का मैंने नरेशन लगाया, ये यूपीआई नाम की ये सारी एंट्री है। अभी इनको सबको चेंज करना है तो मैं एक साथ इनको चेंज कर सकता हूँ जिस भी लेजर के साथ चेंज करना चाहता हूँ। उसके बाद में इसमें चेंज करने के लिए क्या है, जिस लेजर को रिप्लेस करना है सबसे पहले उस लेजर का नाम दो, जैसे कि सुरेश वाला था। और उसके बाद में जिस लेजर को रिप्लेस करना है पहले उसका नाम दिया, और जिस लेजर के नाम के साथ रिप्लेस करना है उसका नाम इधर दे देना है, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे सुरेश टेक्सटाइल को मैं सुरेश कुमार में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो केवल वही एंट्री कन्वर्ट होगी, बाकी सारी एंट्रियां एज इट इज रहेगी। देखो यहाँ पे केवल सुरेश कुमार वाली एंट्री चेंज हुई है, बाकी सारी एंट्री एज इट इज है। तो पहला स्टेप तो ये था। दूसरा स्टेप था कि अगर हमें लेजर ऐसे चेंज नहीं करना है और मैं अल्टर लेजर का बटन दबाता हूं तो मैं यहाँ पे लेजर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जो सामने वाला जो लेजर आ रहा है उसको मुझे रिप्लेस करना है, मैं यहाँ पे वो लेजर रिप्लेस कर सकता हूँ। जैसे ये मेहुल कुमार का है, इसको मुझे ग्रेस इंजीनियरिंग में डालना है, तो ये मैंने दोनों एंट्रियां ग्रेस इंजीनियरिंग में ले ली, तो ये दोनों ग्रेस इंजीनियरिंग में चली जाएगी। और इसको जब मैं एक्सेप्ट करूंगा तो वापस आप देखो ये मेहुल कुमार से ग्रेस इंजीनियरिंग में चली गई है। तो लेजर पहले तो मैंने एक साथ रिप्लेस करना तो एक साथ कर सकते हैं, सिंगल सिंगल लेजर रिप्लेस करना तो सिंगल सिंगल कर सकते हैं, नरेशन को करना है तो नरेशन भी कर सकता है। अब आता है कि नरेशन को रिप्लेस करना है। मान लो ये इतना बड़ा नरेशन है, इसको मुझे रिप्लेस करना है, ये दो नरेशन है, इनको मुझे नरेशन को रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सुरेश कुमार पेमेंट रिसीव्ड एंड पेड। ये नरेशन अभी जो पहले वाला नरेशन है उससे की जगह रिप्लेस होकर अभी मेरा दूसरा नरेशन आ जाएगा। इन दोनों एंट्रो में अब नरेशन चेंज हो गया है। अगर अब आप देखना चाहते हैं नरेशन, तो देखो इन दोनों का नरेशन चेंज हो चुका है। तो आप यहाँ पे नरेशन को भी रिप्लेस कर सकते हैं, वाउचर टाइप को भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे पेमेंट और रिसिप्ट में कोई एंट्री है उसको कॉन्ट्रा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कॉन्ट्रा में कन्वर्ट सकते हैं, नरेशन को रिप्लेस कर सकते हैं, लेजर को रिप्लेस कर सकते हैं, मल्टीपल लेजर को एक साथ रिप्लेस कर सकते हैं, सिंगल एंट्री वाइज लेजर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आफ्टर इंपोर्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट होता है। अगर बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करते समय भी हम फिल्टर लगा के, नरेशन का फिल्टर लगा के और लेजर को हम रिप्लेस कर सकते हैं, और जो मैंने सर्च की में लेजर दिया है उसको भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा वो सब काम करने के बाद में भी बैंक क्लियरेंस के अंदर हमने इतने सारे ऑप्शन बताए जिसके थ्रू हम इतना सारा काम इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये सारा बैंक स्टेटमेंट जो हम एक्सेल से टैली में इंपोर्ट करते हैं
वो हम यहाँ पे सक्सेसफुली हर तरह से एंट्री को इंपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही फास्ट होता है, और जो लेजर हमें रिप्लेस करने हैं वो भी बड़े फास्ट होते हैं, और मल्टीपल चॉइसेस दी हुई है, आप जैसे चाहो वैसे लेजर रिप्लेस कर सकते हो, नरेशन रिप्लेस कर सकते हो, वाउचर टाइप रिप्लेस कर सकते हो, सारे ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। तो हर तरह से आप यहाँ पे देखो, पर्टिकुलर अगर 100 एंट्री है किसी वाउचर बैंक स्टेटमेंट के अंदर, उसमें से पर्टिकुलर आपको सेलेक्टेड नरेशन की ही एंट्री इंपोर्ट करनी, तो वो भी आप यहाँ पे फिल्टर लगा के इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस टूल के अंदर ये सारी चीजें बहुत ही एडवांस लेवल पे दी गई है। आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।